अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है हसन अय्यूब खान, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है अपनी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स की वजह से भी, और इस वजह से तो सब उनको पहले से जानते हैं कि वो एक इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी और कानूनी मामलात हैं उस पर हम हसन अय्यूब खान साहब की राय लेंगे और उनसे इस बात को भी कुरेदने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि 3 हफ्ते के बाद मजीद सख्तियां बढ़ जाएंगी, क्यों कहा है उन्होंने ऐसे। बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब खान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। हसन, वैसे मेरा ख्याल है और भी बहुत जर्नलिस्ट आपसे ये पूछ चुके हैं, रिसेंटली रजा रूमी ने भी पूछा था कि ये रावी कौन है और ये बार बार एक ही बात क्यों कहता है, तो इसके बारे में पहले तो कुछ बताएं। कि चैन ही चैन क्यों लिखता है? नहीं, एक बात कह रहा है कि रावी बेचैन हो चुका हुआ है। जो अच्छा। बिजली के बिल है, महँगाई है, इसके ऊपर रावी बेचैन भी है और बेबस भी है। तो ये बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली बता चुका हूँ, 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर। इवन मंसूर अली खान साहब को मैंने परसों बताया मैंने, कि रावी हम्म, बेचैन भी है और बेबस भी है। यहाँ पर चैन नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, उनके जो मुकदमात हैं, उसमें वो चैन ही चैन लिख रहे हैं, क्योंकि उनको सहूलतकारी तो फराहम हो रही है ना। तो वो सहूलतकारी बेशक वो जितनी मर्ज़ी फराहम कर लें, अब वक़्त गुज़र चुका है। अब वो जो है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे थे सहूलतकार, वो ऑब्जेक्टिव अपना अचीव नहीं कर पाएँगे। तो वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुज़र चुका है, पानी सर से गुज़र चुका है। अब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 8 माह से 1 साल अब उन्होंने जो है वो कैद में ही रहना है, और उनकी रिहाई का कम से कम, जो मेरी इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, मुझे हम्म। दूर-दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। 8 महीने से 1 साल तक का अरसा जो है वो अब कैद में रहेंगे। लेकिन लेकिन हसन अय्यूब खान साहब, आप इतना क्लोजली कोर्ट के मैटर्स को भी देखते हैं एंड यू नो द फ्रिक्शन अमंग द जजेस एंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो जुडिशरी के अंदर कुछ लोगों एक स्टैंड लेके लिया हुआ है उन्होंने, वो जो उनके अंदर एक फैन का एलिमेंट है, मैंने भी जब इस पे लिखा तो मैं उसको फैन के अलावा कुछ नहीं समझ सकी कि जी। गुड टू सी यू हो या आपको किसी को देख के खुशी होती हो। तो वो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ रियासत की अप्रोच है, तो ये जुडिशरी ने अलग से स्टैंड क्यों ले लिया है कुछ लोगों ने। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो पास्ट है, वो पास्ट उनको अब उससे मूव ऑन नहीं करने दे रहा। वो इस हद तक आगे जा चुके हैं सहूलतकारी में। उसके बाद अब उनका जो रिटर्न है, उनकी देखिए ना, जुडिशियल पॉलिटिक्स भी होती है। अब जुडिशियल पॉलिटिक्स के अंदर उनके आपस में ग्रुपिंग हो चुकी है, अपनी अलाइनमेंट्स हो चुकी हैं। इन अलाइनमेंट्स की के मद्देनज़र रखते हुए अब उनके लिए वापस होने का रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप देख लें कि आइन के आर्टिकल 63 ए की तशरीह हो, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया है, तशरीह के नाम के ऊपर। तो ये इसका मतलब, जितने भी वुकला से, सीनियर कानूनदानों से बात कर लें, तो वो सर पटक कर बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया है? ये क्या किया है कि वोट जो है वो शुमार नहीं होगा और आदमी डी-सीट हो जाएगा। एक एक्शन, एक कॉज़ हुआ ही नहीं और उसका कॉन्सिक्वेंस उसने भुगतना है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत दी गई, ठीक है? ये उस तशरीह की वजह से दी गई और ये बड़ा अजीब किस्म का फ़ैसला था, जिस फ़ैसले के ऊपर एक नई अदालती नज़ीर कायम हो गई है, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता था। यानी जितने भी आपके वुकला हैं, जितने भी आपके लीगल माइंड्स हैं, उन्होंने सर पकड़ लिया अपना। लेकिन ऑब्वियसली जिनको इससे फ़ायदा था, जो चाहते थे कि किसी तरीके से उनको सियासी मुफ़ाद हासिल हो जाए, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। बट अदरवाइज़ अगर न्यूट्रल लोगों से बात करें, तो वो कहते हैं कि ये काला धब्बा है, जो है अदालती फैसलों के ऊपर। तो हसन, क्या मैं इसको इससे रिलेट कर सकती हूँ, जैसे जब पीटीआई के दौर में हमारे कुछ साफी भाई हजरात भी थे जो कि बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में चले गए थे और जी, वो ज़हनी तौर पे ये और बात मानने को तैयार नहीं थे कि वो जिस तरह का काम कर रहे थे अब उन्हें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा किसी भी वजह से, किसी उसमें नहीं पड़ते, जी। तो क्या ये भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में। नहीं, स्टेट ऑफ माइंड, करीब-करीब स्टेट ऑफ माइंड आप कह सकती हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली इनका इश्यू ये नहीं है। इनकी आपस में डिवीज़न है, वहाँ से रिटर्न नहीं हो सकते। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी ग्रुपिंग है, अपनी अलाइनमेंट है। जजेस के अंदर की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ। जी। तो वहाँ पर उनके पास अपने मुफ़ादात हैं। अपना जो है वो देखना था कि जी, अगर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा हुकूमत में आते हैं, तो फिर उनके लिए सत्ते खैर हैं। लेकिन अभी देखें कि उनमें से जो हम ख़्याल जजेस हैं, इनमें से 2 ने तो चीफ जस्टिस बनना है मुस्तकबिल में। तो अब उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी उनका जो अपना फ्यूचर है, वो एट स्टेक आ चुका है। देखिए, जी। सीनियरिटी प्रिंसिपल के बरक्स जो है, जो एक जज साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हुए हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास देखिए, उनको एक तो वो
सिंध में भी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं थे। अब उनकी बारी बाद में आनी थी, सिंध की बारी बाद में थी, पहले पेशावर की बारी थी। तो पेशावर से जस्टिस याहिया अफरीदी ने आना था। तो जस्टिस याहिया अफरीदी की एलिवेशन को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सिर्फ 20 दिन लेट किया। इस 20 दिन लेट करने का पता है इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जिन्होंने 4 साल के लिए इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनना था, उनकी बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर 2 साल कम हो गया और उनकी जगह जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2 साल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो अब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी पेंडिंग है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के बरखिलाफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनके खिलाफ फैसला किया जाए। अगर वो फैसला हो जाता है, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ जो लोग आए हुए हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, इसमें और लोग भी हैं, यानी जस्टिस मज़ाहिर भी हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, तो इनके ऊपर उसका असर आ सकता है। इसमें जो सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो एलिवेट होकर आए हैं वहाँ से, उनकी भी जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के बरखिलाफ आए हैं। तो सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ आने वालों को फिर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उनको वापस हो सकता है वो चले जाएँ, हाई कोर्ट्स में चले जाएँ। वैसे तो किसी जज को सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करने के लिए जो कॉम्पिटेंट फोरम होता है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका आना ही गैर कानूनी करार दे दिया जाए, खिलाफ आइन करार दे दिया जाए, तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन या उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये मुफादात वगैरह भी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैंने नहीं कह रहा कि इस तरह होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होने का इम्कान या ऐसे होने की तवक्को की जा सकती है। ठीक। हसन अयूब साहब, आपने ये भी इन्फॉर्म किया कि मजीद सख्तियां बढ़ेंगी। अब किस तरह की सख्तियां जो बढ़ सकती हैं और क्या इनकी जरूरत है किसी भी मखसूस सियासी जमात को? क्या क्लैरिटी नहीं आ गई रियासत की पॉलिसीज में भी? मीडिया को भी किस तरह से चलना है, अवाम को भी पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अभी पहले तो बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों है, जरूरत इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? इसलिए है कि जो 9th मई है, वो पाकिस्तान का 9/11 है। एक मुनज़्ज़म तरीके से आपने परवेज़ खटक साहब का बयान सुन लिया होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने मनसूबाबंदी की, मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दी 9 मई के वाक़यात को करने के लिए। और ये कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये कोई ऑर्गेनिक बैकलैश नहीं था या कोई रिएक्शन नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज़्ड प्लान्ड एक हमला था फ़ौजी तंसीबात के ऊपर। तो जिन लोगों ने ये हमला किया मुनज़्ज़म तरीके से, तो अब उनको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखिए बतूल साहिबा, बात ये है कि कोई भी मुल्क अपने रियासती इदारों के ऊपर इस तरह के मुनज़्ज़म हमलों की इजाज़त नहीं देता। और अगर सपोज़िटली अगर आज हम इस बात की इजाज़त दे दें, आज अगर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ या उनके उन कंपेनियंस को आप सज़ा नहीं देंगे, तो कल 4 और इस तरह के लोग खड़े होंगे और शायद इससे ज़्यादा सख्त हमले वो कर दें। तो आपने वंस फॉर ऑल एक मामले को जो है यहीं पर स्टॉप करना है, एक ऐसा लेसन देना है ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की ज़रूरत ना करे। दूसरी बात ठीक। अगर आप देखें तो सख्ती उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग मुलव्वस थे। मैं आपको ये बड़ा मतलब ज़िम्मेदारी से ये बात कर सकता हूँ कि इस तरह नहीं है कि किसी बेगुनाह को उठाकर उन्होंने 9 मई के अंदर जो है वाक़यात के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। जिनकी जियो फेंसिंग हुई है, जिनके बारे में एक जगह से नहीं 2-2 इदारों से 3-3 इदारों से जियो फेंसिंग कराई गई है। और सबसे पहले एहतसाब का अमल तो विदिन आर्मी स्टार्ट किया गया है। उसमें आप देखें ना कि आपने 3 स्टार से लेकर 1 स्टार तक किसी को छोड़ा नहीं है। उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो चुकी है, हो चुकी है, होनी नहीं है, हो चुकी है। सर्विस से रिमूव कर दिया गया है, सर्विस से रिमूव कर दिया गया है। तो जब इस तरह का क्या ये आप उन लोगों एक्शन की भी बात कर रहे हैं हसन? क्या आप जी उन लोगों की जो डीजीआईएसपीआर ने साबिका? जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने बताया था कि हमने जी 1 स्टार को भी जो है वो कर दिया है, 3 स्टार को रिमूव कर दिया है। नाम नहीं लिए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2 स्टार का भी बताया। तो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है ना। तो उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई कर दी, फौज ने खुद कर दी। देखिए, वैसे हम लोग जो है ना, हमारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आर्मी चीफ जो भी आ जाए ना, उसकी बड़ी चापलूसी करते हैं। यानी मीडिया के लोग खास तौर पर उनकी हर अज़म, हर काम को कहते हैं जी कि वो मुल्की मुफाद में है, हालाँकि मुल्की मुल्की मुफाद में ना भी हो तो। यानी परवेज़ मुशर्रफ का जो सा भी मौक़िफ़ था उसको असूली मौक़िफ़ कहते थे। मतलब क्यों कहते थे? जब काम वो फ़ज़ूल कर रहा था तो उसको कहें फ़ज़ूल काम है। तो लेकिन जनरल आसिम मुनीर को यानी इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अ, बिला तफ़रीक पहले एहतसाब अपने इदारे से शुरू किया। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने एक जगह पर खिताब में कहा कि अगर मेरी अपनी फैमिली भी मुलव्वस होगी तो आई विल शो नो मर्सी।
वही असूल है, वही लाठी है, उनके लिए भी अगर मेरी फैमिली भी हो तो उसी तरीके से जो है वही स्केल और उसी तरीके से उनको सजा दी जाएगी। तो ये ठीक क्रेडिट ठीक। जाता है। अब जहाँ तक बात आ गई अब दोबारा के सख्ती बढ़ने की, तो सख्ती तो बढ़ेगी और जब सख्ती बढ़ती है तो फिर यहाँ से बहुत से लोग सियासी वाबस्तगी जो है वो तब्दील कर लेते हैं। और ऐसा हमने देखा कि जिस तरीके से रेत की दीवार साबित हुई तहरीक-ए-इंसाफ, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई 1 महीने बाद जब हम बात दोबारा करेंगे, तो तहरीक-ए-इंसाफ की अब ये वाली शेप भी रही हुई होगी। यानी वो ठीक। इससे भी ज़्यादा लोग इसके मज़ीद टुकड़े हो चुके होंगे और टुकड़े होने इसलिए हैं कि मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ देखकर। इनकी चंद ख़वातीन ने तो फिर भी कोई डिटरमिन रही हैं, जेल भी काट ली है, मुझे उनके नाम नहीं आते, कोई जावेद है, पता नहीं कौन-सी जावेद थी खातून, एक कुतैबा खातून है, पूरे नाम मुझे उनके मालूम नहीं है। जी, जी। तो वो जेल में भी गई हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से। हाँ जी, जी। सोशल मीडिया वाली, तो वो जेल में गई हैं, कम से कम वो खड़ी तो रही हैं ना। और ये तो असद उमर साहब को देख लें, फवाद चौधरी साहब को देख लें जी। और जितने नाम हैं वो यूँ भागे हैं। उन्होंने कहा कि भई जान खलासी कराएँ, हम तो एसी के बगैर नहीं रह सकते और वो पार्टी छोड़ के वो जा रहे हैं। बल्कि बल्कि हसन मेरा तो ख्याल है कि जिस फ्रीक्वेंसी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा ख्याल है कि इतना प्रेशर नहीं होता होगा जितनी फ्रीक्वेंसी से उन्होंने कर दी। क्योंकि नहीं कुछ ना, लोग तो अभी ये भी हैं जिन्होंने नहीं की, कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने नहीं की, है ना? जी, बिल्कुल नहीं की। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि की एलिमेंट्स हैं, यानी जो बहुत नोट जिनको नोट किया हुआ है। देखिए हसन नियाज़ी साहब गिरफ्तार हुए हैं ना, तो हसन नियाज़ी साहब को अभी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। अब ये नहीं है कि सख्ती आएगी तो हर एक का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, नहीं। कई लोगों का मुकदमा एटीसी में जाएगा, कई लोगों का मुकदमा नॉर्मल कोर्ट्स में जाएगा। लेकिन जैसे मुराद सईद साहब हैं, इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाला है। तो ये हुँ, चीज़ें बहुत सी हैं जो कि आपने आपने देखनी है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो कल खुदा के हुँ, मुजरिम बनेंगे। अगर नाइंसाफ़ी करेंगे, किसी को ज़बरदस्ती फ़िक्स करना है या सिर्फ़ सियासी वाबस्तगी तब्दील करने के लिए, पर्पज़ ये नहीं है। पर्पज़ जो हुँ। 9 मई में मुलव्वस हैं, उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो पार्टी में रहें, चाहे वो पार्टी छोड़ दें। यानी चाहे वो ठीक है पीटीआई हसन। में रहें या पीटीआई छोड़ ठीक दें। ठीक। तो आपको लगता है कि पीटीआई अपना नाम भी चेंज करने पे मजबूर हो जाएगी या ये यही नाम हम आने वाले वक्त में सियासत में देखेंगे सियासी जमात का? नहीं, मेरे जो इत्तलात के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात जो कि जनवरी एंड फरवरी में हो जाएँगे, इन हम्म, इंतखाबात के अंदर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा, पीटीआई होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कह दें कि जो पीटीआई को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, पीटीआई को खत्म नहीं करना चाह रहे। लेकिन पीटीआई के अंदर जो क्या कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि शरपसंद हैं, उन शरपसंदों की ठुकाई करेंगे, उनको रियासती गिरफ्त के अंदर लेकर आएँगे। उनको उन्होंने जो ठीक है वॉयलेंस ठीक। किया उसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। अब ठीक है अगर हसन। आप ठीक जी, है। जी जी, जी। जी, जी हसन ये बोलिए। तोशाखाना केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया उससे पहले पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उनका रिएक्शन और था उन मखसूस जस्टिस साहब की तरफ। लेकिन एक पॉइंट ये भी था कि क्या उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी के प्रेशर में किया है कि उनको पता है कि सुपीरियर जुडिशरी की तो एक इंक्लिनेशन है इमरान खान की तरफ, तो हम इसको कलअदम कर दें या इसको डिले कर दें सजा को। ये ठीक नहीं, बात है? नहीं, नहीं उन्होंने सस्पेंड की है। कलअदम नहीं हम्म, किया, ना उसको डिले किया, उसको सस्पेंड किया है, हम्म, सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा किया है। अच्छा, हम्म, आपको मैं बतूल साहिबा बात बताऊँ कि ये जो केस था ना, इस केस में शॉर्ट सेंटेंस थी, 3 साल की सेंटेंस थी। 3 साल की हम्म, सेंटेंस में 14 अगस्त को प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी साहब ने 6 माह का और वेवर दे दिया था उनको। बाकी कैदियों हम्म, को भी दिया और इनको भी माफ़ी होगी। तो इनकी 2 साल 6 माह की सज़ा रहेगी। अब 2 साल 6 माह की सज़ा जब होती है, तो ये शॉर्ट सेंटेंस होती है, ये 10 से 15 दिन में आपकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो जाती है, मुअत्तल हो जाती है। क्योंकि इंटरफेरेंस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इंफ्रक्चर्स एप्लीकेशन को टेक अप किया। देखिए जो हम्म, ऑर्डर इम्प्यून था ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो 3 अगस्त का था। 3 अगस्त के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने जो 5 अगस्त का फैसला है तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब की जो जजमेंट है, उस जजमेंट के ऊपर भी अपनी जो है ओपिनियन दे दी है, जो कि बड़ा ही नाइंसाफ़ी है। जो कि आप इस तरह कह सकें कि जो सुपीरियर जुडिशरी होती है, उसको बड़ी एहतियात करनी होती है जब मैटर अपील में उनके सामने ना हो और वैसे कोई और एप्लीकेशन उनके सामने आ रही हो, तो उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क्स नहीं देने होते। इन्होंने तो इन हम्म, राइटिंग कह दिया कि ये बड़ी जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बात उनकी करनी बनती नहीं थी। दूसरा जी। उनके सामने वो मामला था ही नहीं, वो उनके सामने इम्प्यून ऑर्डर था 3 अगस्त वाला। 3 अगस्त के ऑर्डर के ऊपर जो भी ऑर्डर करते तो उनके ऊपर कोई गिला नहीं था। लेकिन उन्होंने 5 अगस्त के ऊपर ऑर्डर कर दिया
और फिर हाई हुँ, कोर्ट को प्रेशराइज़ करके कहा कि आपने इसको फिल फॉर इसको जो है इसको डिसाइड करें। तो जब उन्होंने इस तरीके से किया तो फिर उसका रिएक्शन आया और उस रिएक्शन ठीक, में जानबूझकर हाई कोर्ट ने भी केस को लंबा किया। ये ठीक, केस इससे भी जल्दी जो है सज़ा मुअत्तल होनी थी, लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल ने प्रेशराइज़ किया तो फिर उसकी कॉस्ट उनको इमरान खान साहब को पे ठीक, करनी पड़ी। ठीक है हसन साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, शॉर्टली बताइएगा, ये साइफर केस में कोई इम्कान नहीं है इमरान खान और उनके साथियों के बचने का? देखिए, साइफ़र वाला मामला जो है, आपने ऑडियो सुनी है चेयरमैन पीटीआई की साइफ़र के हवाले से? जी, जी, कि जी, हमने इस पर खेलना है। कि भी अच्छा प्ले दूसरी हो चीज़ रही है। आपने आपने वो बात सुनी थी मारिया मेमन साहिबा को एयरवाई पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वो कॉपी मुझसे खो गई है। जी, और अब तो मान भी लिए कि खो गई है। तो ऑडियो वीडियो ये कन्फेशन वो खुद कर चुकी हैं, तो बचत इसमें क्या होनी है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना। तो इसमें तो एक बंदे ने इकबाली जो है वो बयान पहले दे चुका है कि मैंने ये कर चुका है। अब वो जिस तरीके से भी टेक्निकलिटीज़ के अंदर पीछे खेलने की कोशिश करेंगे, उनके वकील अब बड़े समझदार हैं। जो भी वकील उन्होंने साइफर वाले मामले में किए हैं, सलमान सफदर साहब, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट फेलो और ठीक, उनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि वो ही इज़ इन अ सेफ हैंड्स। अपनी यानी नुमाइंदगी ठीक, के लिए कम से कम एक अच्छा वकील उन्होंने किया हुआ है। लेकिन सलमान सफदर साहब के लिए केस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी 2-3 रीज़न्स ये हैं कि एक तो एफआईए ने अभी तो अपना जो है वो चालान सबमिट नहीं किया। वो जब चालान सबमिट करेंगे तो उसमें 3-4 चीज़ों के ऊपर वो रिलाई ज़रूर करेंगे। एक हुँ, जो आज़म खान साहब हैं, उनका 164 का स्टेटमेंट है। जब 164 का स्टेटमेंट उनके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुँ, का अपना आ चुका है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मुश्किलात बढ़ेंगी चेयरमैन पीटीआई के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि इसमें जिनके बारे में सुन रहे हैं कि शायद इम्कान है कि वो भी वादा माफ गवाह बन जाएँ। हुँ, वो कुछ अहम शख्सियत है और अगर वो बन गई वादा माफ गवाह इस मामले के अंदर, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं, फिर सीधा ही जो है ना वो सज़ा होना है इसमें और ज़्यादा इम्कान इसमें सज़ा के ही हैं। अब सज़ा डिपेंड करता है कि देखिए इसमें तो डेथ पेनल्टी भी ठीक है, है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा खुदा ना ख़ास्ता कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो। मैं तो ये लफ्ज़ भी अदा नहीं करना चाहता क्योंकि एक ब्रिगेडियर साहब थे ब्रिगेडियर पता नहीं कौन-सा राजा उनका नाम था, उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फांसी हो चुकी है। तो सर्विंग ब्रिगेडियर थे। तो ये ठीक, बात ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला होता है ये कोई मज़ाक नहीं है। ये बड़ा ही ठीक है, सीरियस है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, आप मुझे जॉइन कर रहे थे।